आप सभी का स्वागत है पीसीएस एडू जोन में। उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट पहले अपलोड कर दिए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही करंट अफेयर जो वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है और जो भी करंट अफेयर्स की जो अपडेट होती है वो मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन का भारत में आया था 1928 में आया था, फरवरी 1928 में। और इसके विरोध में जो पंजाब वाला क्षेत्र था यानी कि पाकिस्तान राज का क्षेत्र है, वहाँ लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। फिर इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी जो है इसने शुरू किया था और इसने कई सारे जो इसने रोड शुरू की थी, जीटी रोड जो है ये इसी के समय शुरू की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता है, तो कौन है? इसके अलावा समुद्रगुप्त नहीं था, इनका नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जो चाणक्य थे इनका विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। फिर 1929 के ईस्वी के शारदा एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो जो बाल विवाह है इससे संबंधित है। 14 और 18 वर्ष थी एज, 14 लड़कियों की और 18 वर्ष जो है बालकों की थी, मतलब लड़कों की। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 वाला बनारस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इन गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने की थी। और फिर 1906 वाला जो हुआ था किसने की थी? तो उसका भी पूछा जाता है। अगला, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है स्वतंत्र भारत के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है और इसके लिए कितना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है और उसके बाद में वो अपना पक्ष रख सकते हैं स्वयं या कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। फिर भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत एक राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो गोवा जो है वहाँ कॉमन सिविल सर्विस जो कॉमन यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वहाँ आज़ादी के समय से ही लागू है। अभी तो उत्तराखंड जो है सबसे पहले लागू करने वाला जो नया कानून बना है उसके तहत लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व दिया है, सौंपा है? तो उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है और ये मौलिक अधिकारों को भी प्रदान कराने का काम करता है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय को दी गई। 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रेषण है और प्रतिषेध है, इस तरीके से। तो अधिकार परीक्षा तो 5 रिटें जारी करता है। फिर अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अकांकागुआ पर्वत जो है ये केन्या वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये अकांकागुआ ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर है 12 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश दिए हैं, राजधानी दी गई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार फंसाने वाला है। तो तंजानिया की राजधानी कौन सी है? डोडोमा है। केन्या की कौन सी है? नैरोबी है। और नामीबिया की कौन सी है? विंडहोक है। और मोरक्को की रबात है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर अगला है, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास जलधारा की प्रकृति कैसी है? तो ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर में, जो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगुलहास जलधारा जो है गर्म जलधारा है। जलधाराओं से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किसके सहयोग से स्थापित की जा रही है ये आप लोग बता सकते हैं। फिर गंडक सिंचाई परियोजना किन 2 प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की परियोजना है। आरओ में क्वेश्चन आ चुका है कि गंडक नदी यूपी से होकर निकलती है कि नहीं? तो यूपी से होकर नहीं निकलती है परियोजना, लेकिन लाभ इसको यूपी को भी मिलता है। फिर मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण जो है आरबीआई प्रत्येक 3 महीने में करती है। फिर सुपर बाजार होता है एक तरीके से, फुटकर विक्रय संगठन होता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में की गई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई? तो 1966 से लेकर 1969 तक जो एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई थी या रोलिंग प्लान भी इनको कहते हैं, तो 1966 से लेकर 69 तक लागू हुआ था। फिर अगला है, 1978 से लेकर के जो 80 तक रोलिंग प्लान चला था और ये एक वर्षीय योजना लागू की गई थी। उसका कारण ये था कि सूखा वगैरह, भारत 1965 का जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था
65 वाला युद्ध हुआ था और जो उसी समय का सूखा था, तो भारत की हालत खराब हो गई थी। इस वजह से पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था। फिर सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। टोटल कितने 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 2015 में इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जगह पर SDG अपनाया गया था। 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य है। फिर अगला देखेंगे, क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से में प्रभावित होते हैं, तो 45 जो क्रोमोसोम है टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। फिर मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है, तो 30 जोड़ी होती हैं। 22 नंबर का है, इसका ऑप्शन ए सही है। फिर 23 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण, तो विटामिन ई जो है ये लाल यानी कि रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनके निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी कि परिपथ तत्वों के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो ये प्रतिरोधक होता है। 25 नंबर है, जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। और जल कितने पर जम जाता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। उसके नीचे भी जमता है लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है। फिर पूंजीवादी कृषि प्रणाली में खेती कैसे की जाती है, तो श्रमिकों की सहायता और स्वयं के निर्देशन से की जाती है पूंजीवादी प्रणाली में। फिर है, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था, 1979 में किया गया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो 1957 में की गई थी और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई थी। फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 2025 को किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। फिर उत्तर प्रदेश के विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए जुलाई 2024 में कौन सी योजना लागू की गई, तो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना जो है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना लागू की गई है। फिर अगला 31 नंबर का, 8 दिसंबर 2025 को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने इसे वर्ष 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, तो रवीना टंडन को इस बार शामिल किया गया है। हर साल बदलता रहता है, इसमें किसी न किसी अभिनेत्री को ही लिया जाता है। अगला है, दिसंबर 2025 को पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, ये फीफा शांति पुरस्कार दिया गया था। फिर है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना, तो क्या है, 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। इस वर्ष भारत की सुप्रिया साहू को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, तो दोनों सही हैं। फिर अगला देखेंगे, अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध शेफ और लेखक संजीव कपूर को किस संस्था द्वारा वर्ष 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बन गया, तो ये केरल बन गया है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने दी थी, तो ऑप्शन इसका जो सी है, जोसेफ फ्योरियर ने दी थी। ऑप्शन सी सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें क्या है कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, अच्छा भारत में ही दिया गया है। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पतझड़। तो सुंदरवन अगर उष्णकटिबंधीय वन अगर देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, साइलेंट वैली वाला हो जाएगा। फिर शंकु वृक्ष अगर देखेंगे तो ये हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। कच्छ वनस्पति तो ये हो जाएगा सुंदरवन, और पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, तो हिमालय वाले क्षेत्र में, यानी कि कहाँ पर 4-1 यानी कि पहले का 4 साइलेंट वैली है, 2 हो जाएगा शंकुरज हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये सुंदरवन वाले क्षेत्र में, पतझड़ वन कहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही है। फिर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो पराबैंगनी जो विकिरण है UVB को यह अवशोषित कर लेती है और पाई कहाँ जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। फिर अगला है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया, तो 1986 में पारित किया गया था। इसको अम्ब्रेला संरक्षण योजना भी बोलते हैं। फिर अगला है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं, तो इसमें से कितने 3 सुमेलित हैं। तो अगर आपको चाहे तो इसमें बता सकते, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये तो देहरादून में ही। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये सब एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। पारिस्थितिकी के नीचे यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, जो ग्रीनले ने है, इन्होंने किया था, ग्रीनल ने किया था। फिर निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश, तो भूटान को कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है। कार्बन जो है भूटान जो है ये अपने वहाँ इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा वरीयता देने वाला देश है। फिर निम्नलिखित में से कौन स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, तो वानस्पतिक बाग नहीं है। ये इन सिटू संरक्षण की बात कर रहा है। जैवमंडल आगार है, राष्ट्रीय उद्यान है और पवित्र उपवन है।
वनस्पति यानी कि बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं ये एक्सिटिव संरक्षण के तहत आते हैं। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो बेनेट द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब 46 से लेकर 50 तक यानी कि 54 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ वाला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो इसमें से पहला जो है, इसमें हम आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप ये ग्राफ दिया गया है और इसकी सहायता से आप लगा भी सकते हैं। तो 46 नंबर का है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 547.5। फिर 47 नंबर का क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है? तो 21.05% है। अगला है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो 11,225 है। 49 है, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 85.71% है। अगला है, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या के साथ अनुपात क्या है? तो 21:11 है और ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 21 से लेकर 51 से लेकर 55 तक के सवालों के लिए तालिका दी गई, उसके आधार पर क्वेश्चन में दिए गए। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 0.6% है। फिर 52 नंबर है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 68.33% था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो 26.66 लाख चुकानी पड़ी है। अगला है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? तो 100, ऑप्शन इसका ए सही है और 109:151। फिर 55 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो ऑप्शन सी 738.44 लाख रुपए है। फिर 56 नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही है, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, 4 रोटियां जो है दीजिए। आगे देखेंगे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। अपरिमित जिसकी माप न की जा सके, अनुप्रमेय मतलब जिससे क्या है? आजीवन, जीवन भर। अनुप्रमेय मतलब जो प्रमेय द्वारा ना हो। फिर खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है? तो ये खूंटिया हो जाएगा। फिर अलमारी या आलमारी शब्द ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। द्रौपदी का चीर क्या होता है? तो कभी समाप्त ना होने वाली चीज। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो कौतूहल जो है कौतूहल होती है, ये सही वर्तनी वाला शब्द है। फिर आपाद मस्तक का किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव जो है पैर से लेकर मस्तक तक जो है ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो सगे संबंधी मित्रों के मध्य लिखा जाता है। सरकारी पत्र ऑफिशियल यूज के लिए होता है, बाकी तो जो सगे संबंधी अपने मित्रों वगैरह के लिए लिखा जाता है। फिर अगला, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, रचना की दृष्टि से किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त है और से जुड़ा हुआ है ये, पक्षी चहचहाने लगे और प्रातः सूर्य उदित हुआ। एक्सेल में कौन सी, ये इस कंप्यूटर वाला आ गया, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2 जो है ये एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना रहती है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है। फिर अगला है, जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है? या उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट आइटम बनाता है? ऑप्शन इसका बी सही है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा? तो जेम्स ग्लोसिंग द्वारा किया गया था। जो जावा लैंग्वेज है उसका आविष्कार जेम्स ग्लोसिंग द्वारा। फिर पारंपरिक 70 नंबर का क्वेश्चन है, पारंपरिक आधुनिक लाइनों पर उच्च गति वाले इंटर्न प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई है? तो इसका क्या नाम है? ADSL नाम है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 71 नंबर का क्वेश्चन है, CPU की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है? तो क्लॉक स्पीड जो है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है।
अगला है एक संचार प्रोटोकॉल, क्या? तो HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक संचार प्रोटोकॉल है। ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो रोम का उपयोग सिस्टम फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम जो है एक्टिव प्रोसेस के लिए एक अस्थायी डाटा संग्रहित करती है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है और जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी होती है एक तरीके से। फिर ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये लिनक्स उबंटू है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर 75 का नंबर है, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा है? तो नॉर्थ ब्रिज नाम है इसका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो डाटा सुरक्षा जो है, डाटा सिक्योरिटी। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ये स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगला है, पिक्सल क्या है? तो किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा जो है उसको पिक्सल बोलते हैं। मेगापिक्सल, जो मेगापिक्सल, टेरापिक्सल, इस तरीके का। एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों या जैसे ब्राउजर या MS वर्ड में कंट्रोल प्लस टैब का क्या करता है? तो अगले टैब पर स्विच कर देता है। फिर 80 नंबर है, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप जो है ये PSD उसकी कंप्यूटर मतलब उस कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। फिर अगला क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अपैरल पार्क, अच्छा यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आ गए। तो अपैरल पार्क कहाँ बनाया गया है? और बायोटेक्निक, तो अपैरल पार्क कानपुर में है। फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है? उन्नाव में है। फिर एग्रो प्रोसेसिंग जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। और ये फिर एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है ये सहारनपुर में हो जाएगा, 2 नंबर का। तो इसमें 1 नंबर का दे रहा है। अच्छा हाँ, 2 ठीक तो है, 2 नंबर सही है। फिर आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो जो ऑप्शन गोकुल बैराज परियोजना है ये पेयजल परियोजना है। वैसे किस नदी पर बनाई गई है ये आप लोग बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 3 यानी कि मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी जो है ये बनारस घराने से संबंधित हैं। फिर अगला है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम तो बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पर है? ये कानपुर में है। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति दशहरी है। दशहरी जो लखनऊ वाला क्षेत्र है वह उसी के आसपास ज़्यादा पाई जाती है, बाकी पूरे यूपी में लगभग पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो डी है जो है, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम अगर देखें तो यूपी में ललितपुर में पाया जाता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, कोयला सोनभद्र में। यूरेनियम यूपी के सिर्फ ललितपुर में ही पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन कई बार आया भी है। फिर गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है गीडा का फुल फॉर्म है। फिर यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये लगभग कितना 150, यमुना एक्सप्रेस वे लगभग 100 कितना 150 किलोमीटर तक फैला है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जो है सबसे छोटा है। फिर महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, वैसे अभी 2025 वाला जो हुआ था महाकुंभ मेला हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर है सबसे ज़्यादा। सबसे कम अगर देखेंगे तो कौन सा है? श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती जो है सबसे कम साक्षरता के मामले में। फिर है, सूची 1 को मेला दिए गए, सूची 2 जनपद दिए गए। तो देवी पाटन मेला, काम्पिल्य मेला कहाँ है? ये फर्रुखाबाद में है। फिर बटेश्वर मेला आगरा में है। ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ये देवी पाटन मेला कहाँ हो जाएगा? बलरामपुर में हो जाएगा। ददरी मेला बलिया में हो जाएगा। देखिए आप इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, यानी कि एक डी का 4 जो हो जाएगा सही। ददरी मेला बलिया में लगता है, ठीक। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी? तो 100 है। टोटल यूपी में कितने? 403 जो हैं विधायक हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 403 हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य हैं विधान परिषद के 100 हैं। और लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 80 हैं। और राज्यसभा सदस्य कितने हैं? वो 31 हैं। तो ये पूछा जा सकता है यूपी का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला है, कर्मा है, मुरिया नहीं है, झारखंड का है ये। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित की गई है। फिर है अगला क्या है? उत्पाद दिया गया है, जिला दिया गया है। काला नमक चावल वैसे यूपी का बहुत फेमस है, ये कहाँ है काला नमक चावल? तो सिद्धार्थनगर में देखेंगे कहाँ। देसी घी कहाँ का है? ये औरैया का देसी घी। आंवला तो प्रतापगढ़ का ही है। केला फाइबर ये कुशीनगर के हैं, केले रेशे से यहाँ उत्पाद बनाए जाते हैं।
फिर अगला उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना था, तो ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है। और वैसे राजर्षि टंडन जो है ये किसके लिए फेमस हैं? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनका ये यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जिसे इको सेंसिटिव जोन, तो ये गोंडा में स्थित है और इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। और कहाँ स्थित है? तो गोंडा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बनाया है? तो सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी जो होता है उसके तहत ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत शामिल किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने किसानों के लिए किस सुविधा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की घोषणा की? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए जो ग्रामीण बैंक है, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है इसको डिजिटल बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और जो 5 नंबर का जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स और जो आगे पीछे के 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद इस लेक्चर के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।